हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं वक्री ग्रह के ऊपर, तो इस कुंडली में भी हम वक्री ग्रह को फोकस करेंगे। और साथ ही साथ सवाल जो था वो ये था कि प्रोफेशन के अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पिछले ड्यूरेशन में एक प्रिडिक्शन दी थी कि वो मिल जाएगा, लेकिन उसमें फेल्योर सा देखने को आया। फेल्योर क्यों हुआ, कहाँ हुआ, इसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कुंडली क्या इशारा करती है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो ये कुंडली है 9 नंबर से बन रही। 9 नंबर से बनने वाली कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है वो आपके पास धनु राशि को मिला है। धनु राशि के जो स्वामी है गुरु, वो खुद ही वक्री हो गए। ठीक, और साथ ही साथ जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड है। अब सवाल ये था कि जो ग्रह वक्री हो रहा है वो किस नेचर का ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात कि वो कहाँ कहाँ का स्वामी है। तो इस कुंडली में फर्स्ट हाउस का स्वामी होकर वक्री होना, यानी कि गुरु ग्रह का वक्री होना, ये किस बात को दर्शा रहा है। गुरु ग्रह जो है वो दर्शा रहा है विस्डम को, नॉलेज को, या फिर हम बात करें तो धर्म के प्रति हमारे कर्तव्यों को। जब गुरु जैसा ग्रह वक्री हो तो इसका मतलब हुआ कि जो विस्डम है, जो हमारी नॉलेज है, उसमें कहीं ना कहीं काफी एक अच्छी पोटेंशियल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कारकत्व है गुरु का उसके पास। और जब वो वक्री होगा तो वो चेष्टा बली होगा। यहाँ पे गुरु छठे भाव में बैठे हैं। जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड छठे, तीसरे, आठवें या 12वें से संबंध बनाता है तो चुनौतियां आती हैं। छठे से बनाता है तो जिंदगी में संघर्ष आता ही आता है। तो प्लेसमेंट के कारण संघर्ष तो बना, पहली कंडीशन। लेकिन जब वही गुरु वक्री अवस्था में 50% के लिए पीछे जाएंगे, पंचम भाव में जाएंगे, तो पंचम भाव में गुरु का कनेक्ट होना ये अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इस मामले में है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाएगा और उस वजह से कहीं ना कहीं जो सोचने की पावर है वो और ज्यादा प्रखर होके बाहर आएगी, बेहतरीन तरीके से बाहर आएगी। इसीलिए रिसर्च में ऐसा माइंड काम कर सकता है। अब बुरा क्यों? बुरा इसीलिए क्योंकि गुरु जो है वो कहीं ना कहीं पंचम में कारक होते हैं, तो उस स्थिति से देखा जाए तो वहां पे थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो वक्री ग्रह है गुरु, पहले उसको समझ लें वो क्या हो रहा है। फर्स्ट और फोर्थ का लॉर्ड वक्री है, यानी कि चेष्टा बली है। खुद को, अपने आप को, फर्स्ट हाउस को, हेल्थ को स्ट्रांग रखने की कोशिश होगी क्योंकि बल एक्स्ट्रा आएगा। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी मैटर्स है, उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेगा वहां पे गुरु। और उसका संबंध जो नेचुरली जहां प्लेस्ड है छठे भाव से, संघर्ष से बन रहा था, वो 50% संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य से जुड़ेगा और एक अच्छे रिजल्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे गुरु का जो वक्री होना है उसे हम अच्छा मान सकते हैं, इवन कि वो प्लेसमेंट संघर्ष की दिखाता है। दूसरा ग्रह जो कि वक्री है वो है मंगल। अब मंगल जैसे ग्रह का वक्री होना, इसको मिक्स्ड नेचर से देखना पड़ेगा। कैसे? मंगल जो है वो इस कुंडली में पंचम का स्वामी है और साथ ही साथ वो इस कुंडली में 12th हाउस, द्वादश का भी स्वामी है। अब जब ये मंगल स्ट्रेंथ लेगा, क्यों? क्योंकि चेष्टा बली है। चेष्टा बली होना यानी कि वक्र ग्रह, वक्री होना। तो जब वक्री होके चेष्टा बली है तो वो 12th हाउस की भी एनर्जी को अपने चेष्टा बल से जोड़ेगा।
फिफ्थ हाउस के साथ चेस्टेबल जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, सेहत को सपोर्ट करने का है, उस लिहाज से मंगल का वक्री होना अच्छा है। लेकिन ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड होके वक्री होके फोर्थ हाउस पे बैठा है। फोर्थ हाउस और चंद्रमा ये दोनों ही मन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं। वहां पे मंगल जैसे ग्रह का वक्री होके और बलवान होके बैठ जाना तो ये एंगर एग्रेशन को बढ़ाने का इशारा करने लगेगा। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है, मंगल चौथे भाव में आके डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं हासिल कर पाता तो अपॉर्चुनिटीज आपको कम हो जाती है। ये नेगेटिव पॉइंट है। हम इसको अगर वक्री एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो वक्री एस्पेक्ट से मंगल स्ट्रांग है, जो माइंड है, माइंड की कैपेसिटी है, फिफ्थ हाउस उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। लेकिन फोर्थ हाउस के ऊपर ट्वेल्थ हाउस के ग्रह का वक्री होना, बलवान होना, वो कहीं ना कहीं आपको मन से थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ठीक, इसके साथ ही साथ देखिए कि कॉम्बिनेशन जो है वो ये था चंद्रमा और मंगल का, यानी कि 8वें और 12वें के कॉम्बिनेशन एक साथ है जो कि फोर्थ हाउस में थे। ये कॉम्बिनेशन विदेश के लिए सक्सेसफुल था। अगली बात, राहु जो कि वक्री ही होता है नेचुरली, वो जाके कहाँ गए जा रहे हैं, सेकंड हाउस वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस पराक्रम का है, राशि अपनी खुद की है, इसीलिए जातक जो है वो काफी पराक्रमी है और उनका कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस होगा वो मनी मेकिंग को लेकर होगा। जितनी चीजें तो क्लियर हो गई, अब इसमें बाकी के योग सिचुएशंस को भी समझते चलिए, क्योंकि हम प्रोफेशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें मदद मिलेगी। राहु वक्री होके सेकंड हाउस की तरफ है और शनि डायरेक्ट मोशन में सेकंड हाउस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में जो सेकंड हाउस है उसमें आप देखो तो शनि और राहु, यानी कि एक तरफ है मेहनत और दूसरी तरफ है आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड होके राहु, यानी कि पराक्रम। ये दोनों ही मेहनत प्लस पराक्रम आपको अपनी फैमिली डेवलप करना सेकंड हाउस और साथ ही साथ आपको वेल्थ डेवलप करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन शनि से हो रही है। इस वजह से चीजें थोड़ी सी लेट देखने को मिल सकती हैं, 33-36 के अराउंड जाके काम बनते हुए दिखेंगे फैमिली और प्रॉपर्टी मैटर रिलेटेड। ठीक है, इसको बेसिकली पाप कतरी के तौर पे देखा जाता है और फंक्शनल लेवल पे देखें तो शनि इस लगन में सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड है, इसलिए कोई बेनिफिक प्लेनेट में काउंट नहीं होते। राहु थर्ड हाउस लॉर्ड ही है तो वो भी कोई बहुत बेनिफिक में काउंट नहीं होते। इस कारण से यहाँ पे ये थोड़ा सा पाप कतरी फॉर्मेशन महसूस होगा। प्लस पॉइंट ये है कि सेकंड हाउस का ही लॉर्ड सेकंड हाउस की तरफ जा रहा है, इसीलिए चीजें थोड़ी देर से हासिल होंगी, इतना हमें समझना होगा। अब अंदर की स्थितियों को देख लीजिए। लगन जो था वो पूर्वाषाढ़ा में था, यानी कि शुक्र के पास था। शुक्र जो है वो इस कुंडली में अष्टम में बैठे हुए हैं, इसीलिए जो सोचने का ढंग है वो ज्यादा गहराइयों में खोजने के लिए प्रबल है। दूसरी चीज कि शुक्र जो है वो अष्टम में कोई बुरे नहीं होते, इसलिए यहाँ पर इस चीज को पॉजिटिव में लिया जा सकता है। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं अष्टम में। ये सपोर्ट कर रहा है क्योंकि छठा भाव जब हम सर्विस के लिए देखते हैं उसको, वो कनेक्ट हुआ है 8वें से। किसी भी तरह की खोज रिसर्च के लिए ये अच्छा था। आप फॉरेन में रिसर्च में आए, यहाँ तक ये सारी चीजें बहुत अच्छी काम कर रही थी। अब देखिए परेशानियां कहाँ कहाँ पर आई। परेशानियां ये आई कि जो आपकी कुंडली है उसके अंदर आपका नवमांश में जाकर, मैंने नवमांश को लगन के बराबर कर दिया है, नवमांश में जाकर देखें तो राहु, सूर्य और शुक्र तीनों एक साथ आए। यहाँ पे शुक्र जो है वो उच्च राशि से दिखाई दे रहे हैं। एक नॉर्मल
कुंडली की तरह इसको अगर हम एनालिसिस करने जाए तो मैंने हमेशा कहा छठे भाव का स्वामी अगर बलवान होगा तो ऐसे स्थिति में जिंदगी में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो नवमांश में ग्रह अगर बलवान है तो उसका इफेक्ट और ज्यादा होता है। इस कंडीशन में शुक्र का उच्च राशिस्थ होना, बलवान होना कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ा रहा है। सूर्य और राहु एक साथ आ रहे हैं जो एक तरीके से पितृदोष फॉर्मेशन को दर्शा सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि जो कॉन्फिडेंस है सूर्य उसको वो इम्पैक्ट कर रहे हैं राहु। दूसरी तरफ देखिए जो शनि है वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं। सेकंड और थर्ड हाउस के जो स्वामी थे उनका नवमांश में नीच राशिस्थ होना ये चुनौती देता है। ठीक, साथ ही साथ गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो कुछ प्रभाव इस नेगेटिविटी का उस जुपिटर के ऊपर भी है। तो गुरु का वहां छठे में बैठना और शनि का यहाँ नीच होकर कनेक्ट होना किस्मत में, ये हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको सजग रहने का इशारा करता है। नवमांश का जो लगन है वो भी 12th हाउस से आया था, विदेश से आप जुड़े, ये एक अच्छी चीज मानी जा सकती है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट अगर बन रहा है तो वो ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन नवमांश में इस तरीके से होने से थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है उसके साथ चैलेंज, और शनि का नीच होना ये थोड़ी सी परेशानी का कारण माना जा सकता है। वेल्थ का लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड होके नवमांश में वो थोड़ा सा नीच हो रहा है, इसलिए परेशानियां थोड़ी सी दिखाई देंगी। इसके बाद आप देखो जो आपका D10 था, ये हमारे लिए कोर इंपॉर्टेंट है। D10 में वक्री ग्रह गुरु 10th में आया है और 9th किस्मत की तरफ जा रहे हैं, हायर लर्निंग्स की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव। जबकि मंगल जो कि वक्री हुए हैं अष्टम में और वो 7th में जाएंगे जहां केतु मौजूद, वहां पे प्रॉब्लम, क्योंकि मार्स 7th में उतना बेहतर कनेक्ट नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट वर्क का प्लैनेट होता है, और जब भी 7th में मार्स का कनेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं जो साथ के लोग हैं उनके साथ भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मंगल जब पीछे आएंगे तो केतु के साथ कनेक्ट होंगे, इस वजह से थोड़ा सा वो चैलेंजिंग है, यानी कि जो मंगल का वक्रत्व था वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब जो क्वेश्चन था कि बार बार अप्लाई हो रहा था और अप्लाई होने के बाद भी रिजेक्शन दिखाई दे रहा था, तो देखिए पहले कुछ सिचुएशन को समझ लीजिए। इस दशमांश की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ थे और सूर्य ही फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। अगेन प्रोफेशन के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। पॉजिटिव साइड क्या था वो ये कि शुक्र जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए हुए बुध के साथ बैठे हैं, लेकिन जो 4th हाउस का लॉर्ड है मंगल वो 8वें में आके बैठा हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से कुंडली रिसर्च की तरफ जा रही थी, रिसर्च में आप थे, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो दशाएं चल रही थी उसमें अगर बात की जाए तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा रही आपके ऊपर, ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 2022 के मार्च के पहले। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा था, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो दशा 4th हाउस और साथ ही साथ शुक्र जो है वो लॉर्ड बन रहे हैं 10th और 3rd के, राहु बैठे हैं लगन में। तो 2019 से लेकर 2022 के इस पीरियड में एक राइज तो बन रहा था, लेकिन सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बनते बनते कई बार कामों को रोकने वाली काम कर रहा है। दैट्स व्हाट पितृदोष वाला फॉर्मेशन। अभी जो गोचर चल रहा है उसमें भी अगर बात करें तो शुक्र में गुरु और फिर गुरु में गुरु ही नजर आ रहे हैं। देख लीजिए इस चीज को, 2022 के अप्रैल से लेकर 2024 के नवंबर तक ये फॉर्मेशन है। इसमें तात्कालिक गोचर को फोकस कीजिए। तात्कालिक गोचर में गुरु जो है वो अष्टम में बैठे हुए हैं, इसीलिए थोड़ी सी चुनौती का सामना अभी आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले वाला जो काम का रिजेक्शन आप देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, राहु जो कि
2 नंबर राशि से अगर देखा जाए तो 10th हाउस को प्रभावित करते हुए चल रहे थे, ठीक है, वहां तक की सिचुएशन। लेकिन लेकिन उस कंडीशन में जो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन था, या ये समझ लीजिए कि जो गुरु चंडाल फॉर्मेशन तात्कालिक रूप से बन रहा था, वो बनते बनते कामों को लास्ट मोमेंट पर रोक रहा था। अभी भी जो कि गुरु अष्टम में है, जो तत्कालिक गोचर है उसमें, इस कारण से चीजें जो हैं वो मटेरियलाइज होंगी, लेकिन देर से होंगी, ठीक। प्लस पॉइंट क्या है इस दशा में कि ये दशा जो है उसमें शुक्र 4th में और 10th हाउस के लॉर्ड होकर है, जबकि गुरु 10th में बैठे। इसीलिए जो ये पीरियड आपका चल रहा है ऑलमोस्ट 2022 के मार्च से लेकर नवंबर 2024 का, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल ग्रोथ जरूर बनेगी। इसमें भी जो पीरियड आप देखो तो शुक्र में गुरु और गुरु के बाद शनि, इस फॉर्मेशन पे अगर ध्यान दें तो ये फॉर्मेशन आपको कुछ सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। रीजन ये कि शनि जो है वो आपके 5th हाउस से कनेक्ट हुए हैं, जो कि एक नेचुरल हाउस में काउंट होते हैं। 5 और 9 इनमें बैठे हुए ग्रह कई बार रिजल्ट्स को कराने में सक्षम हो जाया करते हैं। जब आप विदेश को गए थे उस समय आपकी जो दशा थी वो थी शुक्र में चंद्रमा, शुक्र 4th में ही था, चंद्रमा दशमांश के कुंडली में आपके 9th हाउस में था, इसलिए वो सारी चीजें बन पा रही थी। अभी भी जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो आपको गेन्स बनने चाहिए वो अब कहीं ना कहीं आपको अगस्त के बाद से लेकर दिखाई देने चाहिए, शनि जब आ जाए प्रत्यंतर दशा में तब। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रोफेशन वाले क्वेश्चंस का भी जो आंसर था वो मिला होगा। बाकी श्रोताओं के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई गोचर लगा रहे हैं जिसकी दशा है उस पर्टिकुलर प्लेनेट का गोचर, और जिस पर्टिकुलर इवेंट या पार्ट ऑफ द लाइफ के लिए देख रहे हैं उस डिविजनल चार्ट में उस गोचर को लगा के देखिए, तब वो ज्यादा बेटर क्लैरिटी को दर्शाता है। जबकि यही चीज जब हम लगन कुंडली से लगा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा है, लगन कुंडली के अंदर जब हम गोचर को लगाते हैं तो वो लाइफ के बहुत सारे एरियाज को इम्पैक्ट करती हुई दिखाती है। स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जब कभी भी इन चीजों को चेक करना हो तो आप उस इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट के ऊपर ही ट्रांजिट को लगाइए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब कभी भी आपको ऐसी कोई चीज चेक करनी हो तो उस कारक प्लैनेट के ऊपर उस गोचर को लगा के चेक कीजिए जिसके रिलेटेड हमें किसी भी चीज को देखना है। जैसे मैरिज को देख रहे हैं तो शुक्र से लगाइए, प्रोफेशन को देख रहे हैं तो शनि से लगाइए, एजुकेशन को देख रहे हैं तो मर्क्यूरी से लगाइए। इस तरीके से इन चीजों को करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा क्लोजली समझ में आएंगे। धन्यवाद।